उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि मोहला मानपुर पुलिस ने जिन नक्सलियों के सहयोगियों को पकड़ा है जो नक्सलियों के नाम पे लेवी वसूलते थे, मेरे पिता अब है ही नहीं, उनका निधन हो चुका है। तो संतोष पांडे जी के लिए कहाँ से उसका जवाब लाया जाए। उन्होंने कहा कि एक रास्ता जरूर है कि संतोष पांडे जी वहाँ चले जाएं जहाँ मेरे पिता हैं और जवाब लेकर आ जाएं। कि अभी जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उसमें उन पे एलिगेशन है कि उनके घर से नक्सली सामग्री, विस्फोटक सामग्री और तमाम तरह की चीज़ें बरामद हुई जिससे नक्सलियों से उनका संबंध स्थापित होता है। सरजू टेकाम की छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो सनातन धर्म संस्कृति प्रतीकों का लगातार अपमान करता है और जातिगत धार्मिक विद्वेष बढ़ाने वाले, बल्कि एक समूह को हिंसक कर देने के लिए उकसाने वाले बयान देने के रूप में सरजू टेकाम की अपख्याति है। उन पर आरोप लगे हैं कि माँ दुर्गा जो है शक्ति प्रतीक है सनातन धर्म में, उनको लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की। पुलिस ये कहती है कि 22 मार्च 2024 को, यानी हालिया जो उनकी गिरफ्तारी हुई उसको लेके पुलिस की स्टोरी ये है कि 22 मार्च 2024 को सरजू टेकाम को अपने एक सहयोगी के साथ दिल्ली जाना था। दिल्ली में वो माओवादियों के समर्थन को लेकर किसी कार्यक्रम जिसमें साम्राज्यवाद, विरोध और तमाम तरह की बातें पुलिस ने अपने उस प्रेस नोट में लिखी हैं। अपने जवाब के साथ भूपेश बघेल जी ने जो बात कही वो ये कही है कि मेरे अपने पिता से राजनीतिक मतभेद थे। ये बात बिल्कुल सही है कि उनके अपने पिता से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने भूपेश बघेल यानी आज के पाटन विधायक, कल के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के पिता आनंद कुमार बघेल जी का जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा का नाम लिया। विनोद वर्मा जी आज भी भूपेश बघेल जी के सहयोगी हैं, अनन्य सहयोगी हैं, उनके साथ बने हुए हैं। कांग्रेस में भी उनकी एक अहम भूमिका है, वो रणनीति बनाते हैं ऐसा बताया जाता है। तो इन दोनों का जिक्र किया, आनंद कुमार बघेल जी का, भूपेश बघेल जी का भी और विनोद वर्मा जी का भी, यानी तीन का जिक्र किया। उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि मोहला मानपुर पुलिस ने जिन नक्सलियों के सहयोगियों को पकड़ा है जो नक्सलियों के नाम पे लेवी वसूलते थे या उनके शहरी नेटवर्क को मजबूत करते थे या शहरी नेटवर्क का संपर्क बढ़ाते थे और शहर और नक्सलियों के बीच का जो संपर्क सेतु था उसमें सक्रिय थे, उनके रिश्ते भूपेश बघेल जी, उनके पिता आनंद कुमार बघेल जी और विनोद वर्मा जी से हैं। और इसको लेकर तमाम आरोप संतोष पांडे जी ने लगा दिए। भूपेश बघेल जी से इस पे सवाल हुआ। भूपेश बघेल जी ने पूरे सवाल को बहुत धैर्य से सुना। उसके बाद कहा कि ये जो सवाल है ये मेरे पिता को लेकर हो रहा है, मेरे पिता अब है ही नहीं, उनका निधन हो चुका है। तो संतोष पांडे जी के लिए कहाँ से उसका जवाब लाया जाए। उन्होंने कहा कि एक रास्ता जरूर है कि संतोष पांडे जी वहां चले जाएं जहां मेरे पिता हैं और जवाब लेकर आ जाएं। पूरा किस्सा क्या है, पूरा मामला क्या है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आखिरकार मसला क्या है जिस मसले को लेकर इतना घमासान, इतना बवाल मच गया है। मसला तो सिर्फ ये था कि पुलिस ने एक शहरी नेटवर्क और नक्सलियों के बीच का जो चेन है उसको पकड़ा है और उसके बाद ये मसला ऐसा गरमाया कि सियासत में बखेड़ा हो गया, बवाल हो गया। इसी पर आज की बातचीत हाजिर है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है, उसका नाम है मोहला मानपुर। ये जो जगह है ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और नया जिला बना। नया जिला से बनने से मतलब है कि भूपेश बघेल कार्यकाल में इसको जिला बनाया गया। यहाँ पे एक सज्जन हुए, उनका नाम है सरजू टेकाम। सरजू टेकाम जी इस समय जेल में हैं। जिस तरीके की उनकी ख्याति और अपकीर्ति है उस वजह से वो जेल जाते रहे हैं पहले भी, लेकिन हालिया जो जेल का उनका दौरा है, बीते 2 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार हुए और अब तक जेल में है, उनकी जमानत नहीं हुई है। जैसी रणनीति और जैसी दृढ़ता है अब तक की पुलिस की, प्रशासन की, आसार नहीं है कि जल्दी उनकी जमानत होगी। उन पे जन सुरक्षा के मामले लगे अभी भी और इसके पहले भी। अभी जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उसमें उन पे एलिगेशन है कि उनके घर से नक्सली सामग्री, विस्फोटक सामग्री और तमाम तरह की चीजें बरामद हुई जिससे नक्सलियों से उनका संबंध स्थापित होता है। पुलिस का रिकॉर्ड ये कहता है कि सरजू टेकाम जो हैं वो नक्सलियों के थिंक टैंकर की तरह हैं। पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि वो सिर्फ उनके सिंपैथाइजर नहीं हैं बल्कि उससे बहुत ज्यादा हैं। वो नक्सलियों के लिए हर वो काम करते हैं जिससे नक्सलियों को मदद मिल जाए, जो नक्सलियों के लिए रणनीति बेहतर बनाने, उनके लिए
पूरा इलाका बेहतर हो, उनके लिए नया जन समर्थन जुट पाए, ऐसे सारे काम सरजू टेकाम करते हैं, ये पुलिस का रिकॉर्ड कहता है। मगर आम नागरिक सरजू टेकाम को एक अन्य रूप में भी जानता है। सरजू टेकाम की एक अन्य पहचान ये है कि मोहला मानपुर इलाके में जो रिमोट इलाका है, आज भी जबकि जिला बन गया फिर भी उसको जिले के रूप में विकसित होने में वक्त लगना है, आज भी मोहला मानपुर इलाके में सरजू टेकाम की छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो सनातन धर्म संस्कृति प्रतीकों का लगातार अपमान करता है और जातिगत धार्मिक विद्वेष बढ़ाने वाले, बल्कि एक समूह को हिंसक कर देने के लिए उकसाने वाले बयान देने के रूप में सरजू टेकाम की अपख्याति है। हालांकि एक वर्ग ऐसा है जो उनका प्रशंसक है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है, कहता है कि भाई आदिवासियों की अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनकी जो वाणी है, जो कई मंचों पे कई मौकों पे प्रचारित हुई हैं, उससे उनके ऊपर एफआईआर ही हुई और उसको घृणा फैलाने वाला ही माना गया। उन पर आरोप लगे हैं कि माँ दुर्गा जो है शक्ति प्रतीक है सनातन धर्म में, उनको लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की। उन्होंने भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं उनको लेकर बहुत घृणास्पद टिप्पणियां की। न सिर्फ टिप्पणियां की बल्कि अपमान किया, चाहे वो दुर्गा पंडाल में रखी प्रतिमाओं का हो या सनातन धर्म प्रतीक ध्वज का हो या स्वयं श्री राम की चर्चा या उनको लेकर कुछ बात हो, उसका अपमान करने की बात हो, तो ये भी एक सरजू टेकाम का परिचय है। सरजू टेकाम के समर्थक या उनका हित चाहने वाले इसको किस रूप में ये देखते हैं कि ये ऐसा कह के आदिवासियों की अस्मिता बढ़ा रहे हैं, ये समझ नहीं आता, मगर उनको पसंद करने वालों की ये मान्यता है। तो ये सरजू टेकाम जी का रिकॉर्ड है। सरजू टेकाम जी का एक परिचय और जान लीजिए कि मोहला मानपुर इलाके में सरजू टेकाम जब सक्रिय थे, यानी जेल जाने के पहले, तो वहां पे नंद कुमार बघेल जी का लगातार आना जाना होता था और नंद कुमार बघेल जी वहां पे कई कार्यक्रमों को संबोधित करते भी उनके कई वीडियो आए, कई बार आए, कई मौकों पे आए। उन कार्यक्रमों के आयोजक प्रायोजक के रूप में सरजू टेकाम को याद किया जाता है। जाहिर सी बात है, जैसी सरजू टेकाम की छवि है वैसा विश्वमन वाला बयान उन मंचों से भी हुआ जहां नंद कुमार बघेल जी भी थे। नंद कुमार बघेल जी को लेकर जो एक विवादित बयान आता है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोला करते थे, उन्होंने राम या इस तरीके के जो प्रतीक आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा जाता है, धरती का आदि पूर्वज जिनको कहा जाता है, उनको लेकर भी जो उनकी टिप्पणियां हैं उसका संबंध भी मोहला मानपुर से जोड़ा जाता है कि शुरू में जब वो अचानक नजरों में आए, सुर्खियों में आए, तो वो जो मंच था, खासकर तब जब सरकार बीजेपी कांग्रेस की आ गई थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय के आसपास, उसके ठीक पहले दोनों ही बार में मोहला मानपुर वो मंच रहता था, सरजू टेकाम साथ होते थे और भाषण आता था। भाषण वही जैसा मैंने बताया विश्वमन का। तो पुलिस ने 2 अप्रैल 2024 को सरजू टेकाम को पकड़ा, उनको जेल भेज दिया। आज ये मसला कहां से आया? आज ये मसला आया तब जब मोहला मानपुर पुलिस ने विवेक सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जैसे ही विवेक सिंह को गिरफ्तार करके उसको मीडिया के सामने लाया गया, पुलिस ने पेश किया, खबरें कई तरह की तैरने लगी। व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उसमें, सोशल मीडिया के अन्य मंचों पे, कई जगहों पे और तमाम तरह की बातें होने लगी और इन्हीं बातों ने छत्तीसगढ़ में सियासत का एक नया विषय पैदा कर दिया। पुलिस ने विवेक सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सिर्फ अकेले विवेक सिंह को नहीं बल्कि विवेक सिंह के साथ 4-5 अन्य को, कुल 5 लोग को गिरफ्तार किया। मगर जिस पर चर्चा टिक गई और जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में तूफान मचाया या सवाल उठे या बवाल बखेड़ा हो गया, वो नाम विवेक सिंह का था। विवेक सिंह को लेकर पुलिस ये कह रही है, पुलिस ये बताती है, जो उसका प्रेस नोट है, कि विवेक सिंह जी जो हैं वो मोहला मानपुर के ही निवासी हैं, मगर वो रायपुर रहने लगे थे। रायपुर रहते हुए वो सरजू टेकाम के कहने पर कई बार शहरी नेटवर्क जिसको कहा जाता है माओवादियों का, वो उससे और नक्सलियों के बीच के सेतु थे। उन्होंने कई मौकों पे कई तरह से दोनों के बीच एक मजबूत सेतु का काम किया, उनके लिए मददगार साबित हुए। ये पुलिस की थ्योरी, पुलिस कह रही है इसको। पुलिस ये कहती है कि 22 मार्च 2024 को, यानी हालिया जो उनकी गिरफ्तारी हुई, उसको लेके पुलिस की स्टोरी ये है कि 22 मार्च 2024 को
सरजू टेकाम को अपने एक सहयोगी के साथ दिल्ली जाना था। दिल्ली में वो माओवादियों के समर्थन को लेकर किसी कार्यक्रम जिसमें साम्राज्यवाद, विरोध और तमाम तरह की बातें पुलिस ने अपने उस प्रेस नोट में लिखी हैं, उस पर वो शामिल होते, अपनी बातें कहते और वापस आते। तो उसके लिए जो एयर टिकट थी 22 मार्च 2024 की, वो एयर टिकट बुक कराने का जिम्मा विवेक सिंह का था। विवेक सिंह को पैसा दिया गया था। पैसा देने वाले वो अन्य जो 4 लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनको पैसा भेजा, सरजू टेकाम के कहने पर भेजा, और उसके बाद विवेक सिंह ने टिकट कराई, जिससे सरजू टेकाम अपने एक अन्य सहयोगी के साथ दिल्ली गए। पुलिस ने जैसा पुलिस का क्लेम है कि सारे तथ्य इकट्ठा किए और तथ्य इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही विवेक सिंह का नाम आया कि विवेक सिंह गिरफ्तार हुए हैं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में ज्ञान की गंगा बह गई। तमाम तरह की बातें आने लगी। तो शुरू में जब वो बातें आई तो उसमें कई तरह के नाम थे। नाम वही जिसने बाद में सियासत में तूफान मचा दिया। नाम आया नंद कुमार बघेल जी का, नाम आया विनोद वर्मा जी का, नाम भूपेश बघेल जी का भी आया, मगर वो नाम जो भूपेश बघेल जी का है वो सबसे नीचे था। शुरू के जो 2 नाम थे वो विनोद वर्मा जी और नंद कुमार बघेल जी के थे। चर्चाएं होती रहीं और ये बताने का प्रयास हुआ व्हाट्सएप विश्वविद्यालय या व्हाट्सएप के ग्रुपों से, जिसको आप जो सही समझें वो शब्द आप ले लीजिएगा। उसमें ये बातें आई कि जो सरजू टेकाम हैं और नंद कुमार बघेल जी हैं, थे मरहूम, विनोद वर्मा जी हैं, और ये जो विवेक सिंह हैं, इन सब का एक क्लब है, इनका एक समूह है। विवेक सिंह के संपर्क संबंध जेएनयू से भी हैं। दावे ये भी हुए कि मोहला मानपुर इलाके में जेएनयू के छात्र भी आते रहे और इन छात्रों को लाने और उनके लिए आयोजन और तमाम तरह के अध्ययन के रूप में आने वाले ये जो दल थे, इसकी जवाबदेही विवेक सिंह की होती थी। कथित रूप से विनोद वर्मा जी का मार्गदर्शन होता था। नंद कुमार बघेल जी को लेकर जैसा मैंने बताया कि पूर्ववर्ती जो कार्यक्रम हुए उनके मोहला मानपुर में, उसमें सरजू टेकाम जी की अहम भूमिका होती थी बतौर आयोजक, और उस मंच पे नंद कुमार बघेल जी होते थे। विश्वमन होता था जिससे कई लोगों को तकलीफ होती थी, उनकी भावनाएं आहत होती थी। उसके कुछ वीडियो ऐसे भी हैं नंद कुमार जी के जो आज भी गाहे बगाहे वायरल होते हैं। मगर विवेक सिंह को लेकर ये एक बात भी आई कि जेएनयू से संबंध जोड़ा गया और तमाम तरह की चीजें व्हाट्सएप पे वायरल रहीं। मगर इस मामले में ये जो चर्चाएं थी, ये चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं रह जाती अगर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी का बयान नहीं आता। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कई बार कहा कि मैं कैसे कहूँ, स्वर्गीय हैं, अब कैसे बताऊं, कैसे बोलूं, कहना नहीं चाहिए, तमाम आदर्श बताते रहे वो, लेकिन वो सब कुछ बोले जो उनको बोलना था। उन्होंने जो जो कहा और जिसका नाम लिया वो यहाँ है, देखिए। कहावत है, मैं ठेठ छत्तीसगढ़िया आदमी, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे फैरका, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का। वास्तव में कहना नहीं चाहिए, स्वर्गीय व्यक्ति के विषय में तो और नहीं कहना चाहिए, किंतु आज तो अब परत दर परत जो उनसे संबंधित है, राष्ट्रीय गतिविधि में जो संलग्न थे, वो सब का पर्दाफाश होने वाला है। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल के स्वर्गीय पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल और आए दिन राजनांदगांव मेरे क्षेत्र के और ऐसे भोले भाले आदिवासी क्षेत्र में आकर के बरगलाने का जो काम करते थे, और जिसमें मैं आपको बताऊं आश्चर्य होगा, जहां विनोद वर्मा और जहां सब प्रकार के जेएनयू के लोग आकर के आदिवासियों के बीच में मीटिंग करते थे, आज विवेक सिंह जो उनका पीए था, जो उनका सलाहकार था, आज वे धरे गए हैं और नक्सलियों के साथ धरे गए हैं। इसमें टेरर फंडिंग का भी मामला है। एक प्रकार से ऐसे अराजकता करने वाले लोगों को उन्होंने फंडिंग किया है। और मैं कह सकता हूं कि बेटा जो है वो भ्रष्टाचारी में लिप्त था, चाहे सट्टा हो, चाहे कोल हो, चाहे दारू हो, तो बेटा जो है भ्रष्टाचारी में और बाप जो है अत्याचारी में, नक्सलियों के साथ। तो इस प्रकार से, और मैं आपको ये कहना नहीं चाहता, आज मैं उस शब्द को कैसे बोलूं, जीभ कांपती है, यानी भगवती
चंडी को उन्होंने क्या कहा, ये बोलने लायक नहीं है। यानी RANDI ये कहने वाला ये विवेक सिंह जो आज धरा गया है नक्सलियों के साथ, जिस प्रकार से इन्होंने रामायण को, ध्वज को जलाने का काम किया, जिसमें सुरजूराम टेकाम संलिप्त था, आज सबका पर्दाफाश हो गया और इसका जवाब भूपेश बघेल को देना चाहिए। मेरे पास चित्र है कि विवेक सिंह ने किस प्रकार से भूपेश बघेल के जन्मदिन में उन्हें बधाई संदेश दिया है, पेपरों में विज्ञापन दिया है, जिसमें उसके पूज्य पिताजी का फोटो है और भूपेश बघेल का फोटो है। जवाब दो भूपेश बघेल। सांसद संतोष पांडे जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने वो सब कहा जिसको लेकर आपत्तियां हो सकती हैं, आपत्तियां होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सियासत का अपना विषय है, मगर असहज करने वाली बातें भी थी। ये कहते हुए कि मैं कैसे कहूं, बताइए स्वर्गीय के बारे में क्या बोलें, लेकिन वो बोले और मुकम्मल बोले, और जब बोले तो फिर बोलते चले गए। सांसद संतोष पांडे ने यह सवाल भी उठाया कि राजनांदगांव से जब चुनाव लड़ने की बात थी तो भूपेश बघेल बार बार कहते थे मोहला मानपुर से सबसे ज्यादा लीड मिलेगी मुझे। क्या इस बात को कहने का आधार वही सरजू टेकाम और यही विवेक सिंह और यही सारे गठबंधन हैं? ये दुर्भी संधि थी नक्सलियों वाली, इसका उन्होंने सवाल भी किया आधे अधूरे अंदाज में, मगर उसका पूरा ध्वनि यही निकलता था। तो सवाल जाहिर है, जब सवाल होगा सांसद संतोष पांडे भूपेश बघेल को ये कहेंगे कि जवाब दीजिए भूपेश बघेल, तो सवाल भूपेश बघेल से तो होगा। पत्रकार पहुंचे, आज संयोग से भूपेश बघेल जी पत्रकारों से रास्ता बढ़ा चुके हैं इन दिनों, विपक्ष के नेता हैं तो अच्छी बात भी है। तो जब वो पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो उनसे एक सवाल हो गया। सवाल यही संतोष पांडे जी का था कि उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। पत्रकारों के सवाल में विनोद वर्मा शब्द नहीं था, शायद जो भी कारण रहे हों, पर नंद कुमार बघेल जी का जिक्र था। नंद कुमार बघेल जी के जिक्र के साथ प्रश्न हुआ कि आपके पिता को लेकर ये बातें उन्होंने कही हैं, और साथ में ये भी कहा है कि आप तो कहते थे कि आप मोहला मानपुर सबसे ज्यादा बढ़त मिलेगी, क्या कहना है आपका? भूपेश बघेल जी ने पूरे सवाल को पूरे धैर्य से सुना और उसके बाद कहा कि जो प्रश्न है वो प्रश्न मेरे स्वर्गीय पिता से संबंधित है, अब उसका जवाब तो वही देंगे। तो एक तरीका यह है कि संतोष पांडे जी वहां चले जाएं जहां मेरे पिता हैं और उनसे जवाब लेकर आ जाएं। उसके बाद भूपेश थोड़े भड़के, उन्होंने बीजेपी की रीति नीति और तमाम जो आरोप लगाने के अंदाज हैं इस पे बात कही। जो कुछ उन्होंने कहा जवाब में वो ये है। जहाँ तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उनसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। गांधी से सवाल करते हैं, नेहरू से सवाल करते हैं, इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल करेंगे। मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूंगा कि वो वहां चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे, वो कहाँ आते थे कहाँ जाते थे और उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंत में बुद्ध की बात वो कहते थे, बुद्ध के बिना शांति नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। अंतिम क्षणों में यही बात करते थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से कुछ ही बयान देना, मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जो इतना घटिया मानसिकता के व्यक्ति, किसके साथ संबंध है किसके नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले तक में तो नक्सली जाके हफ्ता वसूली करते थे, उसके कार्यालय में जाकर हफ्ता वसूली करते थे। इस बात को सब जानते हैं, रायपुर के एक बच्चा जानते। तो इस प्रकार से जो
जो दिवंगत हो गए उसके बारे में सवाल खड़ा करना। तो भूपेश बघेल जी ने जवाब दे दिया विषय का कि भाई ये है कि मेरे पिता अब रहे नहीं, आप लोगों की आदत है कि जो नहीं होता है उसी पर सवाल उठा देते हो, जवाब कैसे मिलेगा। कभी नेहरू जी पे बात करते हैं, कभी इंदिरा जी पे बात करते हैं, कभी गांधी जी पे बात करते हैं, और उसके साथ साथ भूपेश बघेल जी ने यह भी कहा कि मेरे पिता हैं, या मगर मेरी राजनीतिक सहमति कभी नहीं रही उनके विचारों के साथ। और भूपेश बघेल की ये बात के साथ इस मामले का जवाब उन्होंने दे दिया। तो मसला ये कि पुलिस ने कार्रवाई की, कार्रवाई में पुलिस ने क्लेम किया कि भाई हमने जिस सरजू टेकाम के सहयोगियों को पकड़ा है उसके ये जो लोग हैं ये उसके साथी थे। ये साथी वो थे जो नक्सलियों के लिए लेवी वसूलते थे। इनमें एक शख्स वो भी है जो शहरी नेटवर्क और नक्सलियों के बीच का सेतु था। गाहे बगाहे कई मौके नीति तरीके से वो मदद करता था, उसकी अहम भूमिका थी। और वो जो शख्स है उसके संबंध विनोद वर्मा जी से, उसके संबंध नंद कुमार बघेल जी से, उसके संबंध भूपेश बघेल जी से बहुत करीबी रहे। भूपेश बघेल जी के जितने नज़दीकी ये नाम हैं उनको लेके संतोष पांडे जी जो सांसद हैं उन्होंने आरोप लगा दिया। इस पर भूपेश बघेल जी ने जवाब भी दे दिया। अपने जवाब के साथ भूपेश बघेल जी ने जो बात कही वो ये कही है कि मेरे अपने पिता से राजनीतिक मतभेद थे। ये बात बिल्कुल सही है कि उनके अपने पिता से राजनीतिक मतभेद रहे हैं, लेकिन राजनीति के कटु आलोचक, खासकर भूपेश बघेल की राजनीति के कटु आलोचक, एक शब्द मेरा गुम हो गया था, तो भूपेश बघेल जी की राजनीति के कटु आलोचक या धुर विरोधी ये सवाल उठाते हैं कि बात तो बिल्कुल भूपेश जी सही कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी के पिता को बंगला और जो तमाम सुरक्षा के मुहैया साधन संसाधन उपलब्ध थे, किस हैसियत से उपलब्ध थे अगर उनके संबंध नहीं थे तो, राजनीतिक संबंध नहीं थे तो। हालांकि ये कटुता से भरा प्रश्न है और इस प्रश्न पर शायद जवाब की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, पर प्रश्न है, प्रश्न उठता है, इसलिए यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा, कई ऐसे मौके रहे हैं, कई ऐसे विषय रहे हैं जब भूपेश बघेल जी के ये बात बार बार आई है कि मेरे कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस बात की शुरुआत बहुत पुरानी कही जाती है, जिसके कई किस्से भी जोड़े जाते हैं कि किसी दौर में राजनीतिक मतभेद कुछ ऐसे बढ़े कि नंद कुमार बघेल जी ने भूपेश बघेल जी को कहा कि तुम मेरा घर छोड़ दो, और भूपेश जी ने घर छोड़ा। लेकिन कटुता या शायद राजनीतिक कारणों से सार्वजनिक जो दूरियां बताई गई, जतलाई गई, उसके पीछे वजह नंद कुमार बघेल जी की वो किताब थी जिसने खूब हंगामा किया, खूब हंगामा बरपाया, जिस किताब का शीर्षक था ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। गाहे बगाहे, खासकर जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तो इन सारी बातों को, जो उनके दावे हैं कि मेरे अपने पिता से मतभेद हैं, मैं संबंध नहीं रखता हूं, उसको अलग अलग मानकों पे तौला गया, देखा गया और परखा गया। और पिता पुत्र का रिश्ता किसी भी राजनीतिक मतभेद से या किसी भी मतभेद से बहुत ऊपर होता है। जो लोग इसमें कोई अनर्थ तलाश रहे हैं, शायद उन्हें नहीं तलाशना चाहिए, और तलाशने के पहले इस बात को याद रखना चाहिए कि आखिर पिता पिता है। अब जहां तक विनोद वर्मा जी की बात है, तो विनोद वर्मा जी से जब ये चर्चाएं आई, सार्वजनिक हुई, जबकि संतोष पांडे जी का बयान नहीं आया था, और जैसा मैंने कहा कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में बात चल निकली थी, सोशल मीडिया पर बात आ गई थी। मोहला मानपुर में सक्रिय कुछ साथियों ने इस बात को बहुत विश्वसनीय तरीके से बताया कि जो नाम चर्चाओं में आ रहे हैं उन नामों में राजनीतिक आरोप नहीं है, सच के बहुत करीब है मामला कई लोगों को लेके। उसमें विनोद वर्मा जी का बात फिर से दोहरा दिया गया। विनोद वर्मा जी आज राजनीति में हैं, मगर बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित संस्थाओं में उनका काम का अनुभव है। उन्होंने जो लिखा हुआ है, जो किताबें भी उन्होंने लिखी है, वो बताती है कि वो कितने गहरे पानी पैठ हैं। उनके लिखे, उनके बोले हुए शब्द आज भी बड़े गहन गंभीर होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका था कि विनोद वर्मा जी से बात की जाती है, और विनोद वर्मा जी से बात हुई। मैंने उनको फ़ोन लगाया था, मैंने उनसे पूछा कि क्या अमुक नाम के किसी व्यक्ति को आप जानते हैं? तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। उसके बाद उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य वो नाम क्या है, फिर से बताओ। मैंने उन्हें फिर से बताया कि विवेक सिंह नाम का ये व्यक्ति है, क्या आप इसे जानते हैं?
तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा ठहरो, मैं कुछ और देख लेता हूं, कहीं मेरे मोबाइल में नाम सेव तो नहीं है। उन्होंने 2 मिनट के बाद कॉल बैक किया। उन्होंने मुझे कहा कि याज्ञवल्क्य ने मोबाइल भी देख लिया, मेरी अभी तक की जितनी स्मरण शक्ति है मैंने उसे भी याद कर लिया, मैं इस व्यक्ति को, इस नाम को नहीं जानता हूं। तो ये पूरा मुलम्मा, ये पूरा विषय, चूंकि सियासत इसमें आ गई, विषय सियासती हो गया, आरोप प्रत्यारोप आ गए, भावनाएं भी आ गई, पिता की भी बात आ गई, पिता से रिश्तों को लेकर भी सवाल हो गया। ये भी कह दिया गया कि मरहूम हैं, निधन है, स्वर्गवासी हैं, कैसे कहूं, और सब कह भी दिया गया। सियासत ने अपने सारे रंग भी दिखा दिए। भूपेश बघेल ने ये भी जवाब में कह दिया कि चले जाओ वहां जहां मेरे पिता हैं, जवाब वहीं से ले आना। कुल जमा जो पूरी कहानी थी वो महत्वपूर्ण थी, आपको बताना जरूरी था, ये सूचना आपको देना जरूरी था, और इसीलिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ। कोई और सूचना, कोई और जानकारी जो आपके लायक हो, जो आपको देना जरूरी हो, वो देने में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।